TV9ની ખાસ મુલાકાતમાં આપનું સ્વાગત છે. હું છું કિંજલ. દેશમાં આઝાદીના 75 વર્ષનો અમૃત મહોત્સવ ઉજવાઈ રહ્યો છે, ત્યારે ગુજરાતની અમૂલ બ્રાન્ડને પણ 75 વર્ષ પૂર્ણ થયા છે. આ સફર કેવી રહી, સફરના કયા પડાવ રહ્યા, કયા પડકાર રહ્યા, તમામ મુદ્દાઓ પર આજે આપણી સાથે ચર્ચા કરશે અમૂલના મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર RS સોઢીજી. સર, આપનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. નમસ્તે જી, થેન્ક યુ વેરી મચ. 75 વર્ષ અમૂલના થયા અને આપને પણ આ જ અમૂલ સાથે જોડાયેલા 40 વર્ષ થઈ ગયા છે. કઈ રીતે આખી સફરને જુઓ છો? देखिए, सफ़रनामा में सफ़र की बात करें, 75 साल पहले गुजरात के छोटे से तालुका बोलो, शहर बोलो, गांव बोलो, आनंद से ये ट्रेन शुरू हुई. जी. धीरे धीरे इसकी स्पीड बढ़ती रही. मैंने 40 साल पहले ये ट्रेन बोर्ड की. खुशी की बात है, जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, इस ट्रेन की स्पीड बढ़ती जा रही है. नहीं तो आपने जब 40 साल पहले बोर्ड की थी तब आपको ऐसा लगा था कि सफर इतनी लंबी होगी? नहीं, उस वक्त तो देखिए 40 साल पहले मैंने जब अमूल ज्वाइन किया, अमूल का टर्नओवर सालाना 121 करोड़ था और सिर्फ 12 लाख लीटर दूध हम संकलन करते थे. जी. पिछले साल अमूल ब्रांड का टर्नओवर 53,000 करोड़ और हम तकरीबन 260 लाख लीटर दूध प्रतिदिन संकलन कर रहे हैं. जी. तो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अमूल इतनी प्रगति करेगा. પણ સાહેબ, કંઈક તો વિઝન રહ્યું હશે ને જ્યારે શરૂઆત કરી હશે, કેમ કે એક લેન્ડમાર્ક પર પહોંચ્યા છો. અમૂલ ધ ટેસ્ટ ઓફ ઇન્ડિયા, એક આખું સ્લોગન લોકોના ઘર ઘર સુધી પહોંચ્યા છો. કઈ થોટ સાથે ધીમે ધીમે આગળ વધતા ગયા? डेफिनेटली अमूल जो आज है और भारत की सबसे बड़ी फूड या एफएमसीजी कंपनी है, जितने भी मल्टीनेशनल या कॉर्पोरेट उससे बहुत आगे है. विजन तो था, बिजनेस ऑब्जेक्टिव था. 75 साल पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल ने विजन दिया त्रिभुवनदास पटेल को. श्री त्रिभुवनदास पटेल को बोला कि अगर आपको किसानों को उनके उत्पाद का जो कि दूध है सही भाव देना है, तो खाली आपको दूध का उत्पादन ही नहीं करना, आपको मिलके उसका दूध को इकट्ठा करना है, उसको प्रोसेस करना है और उसकी मार्केटिंग खुद करनी है. पूरी सप्लाई चेन आपकी खुद की होनी चाहिए. और त्रिभुवनदास पटेल ने बाद में डॉक्टर वर्गीस कुरियन एक प्रोफेशनल थे, टेक्नोक्रेट्स थे, मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी से आए, छोटे से गांव में रहने के लिए उनको उत्साहित किया, उनको मोटिवेट किया, उनको रिटेन किया और उनको पूरी फ्रीडम दी. और ये जो दो लोग थे, उनके विजन से आज अमूल उसी हिसाब से, उसी वैल्यू सिस्टम से, उसी बिजनेस ऑब्जेक्टिव, किसानों को उनके उत्पाद का अच्छा भाव देना हर रोज, ताकि वो इसमें लगे रहें और कस्टमर को, कंज्यूमर को एक अच्छा दूध का प्रोडक्ट्स प्योर इंग्रेडिएंट यूज करके, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करके अफोर्डेबल प्राइस पे देना. बस यही सिंपल है. लेकिन सर, अगर कभी कभी एक सवाल उठ जाता है, जब दूध के भाव में बढ़ोतरी होती है तब थोड़ा सा आपका कंज्यूमर है वो परेशान हो जाता है, तो यहाँ पे ब्रेक लग सकती है क्या? देखिए, ये हमारा बहुत दुख की बात है कि खाने की चीज़ों में कृषि के उत्पाद के जब भाव बढ़ते हैं उसको लोग महंगाई कहते हैं, और जब हमारी सैलरी बढ़ती है, सेंसेक्स बढ़ता है, इंडस्ट्रियल आउटपुट बढ़ता है, तो उसको प्रगति कहते हैं. अच्छा. मुझे बताइए, 70% लोग भारत के गांव में रहते हैं. बिल्कुल. उनकी इनकम कैसे बढ़ेगी? उनकी इनकम तभी बढ़ेगी कि जो जिस चीज का उत्पादन करते हैं उसके भाव बढ़े. अभी मैंने देखा आपके टीवी चैनल्स पे भी आ रहा था कि जी टमाटर के भाव बढ़ गए, प्याज के भाव बढ़ गए, बहुत महंगाई होगी है. मुझे ये बताइए, जब वही टमाटर 1 रुपए में कोई खरीदने को रेडी नहीं होता, वही प्याज 2 रुपए किलो में नहीं कोई खरीदता, उस वक्त तो कोई नहीं कहता कि जी किसान की इनकम खत्म हो गई. देखिए, आज हम चाहें कि हमारी अगली जनरेशन को भी अच्छी खाने की चीज मिले,
फ्रेश खाने एक गिलास दूध का मिले तो हमको किसान को अच्छा भाव देना पड़ेगा, ताकि उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन है जो आपकी तरह एजुकेटेड है जी वो क्यों गांव में रहेगी, वो भी शहरों में आ जाएगी। तो खाने पीने की चीजों का उत्पादन कौन करेगा? जी भारत में अगर आप 1 लीटर दूध आप अगर अहमदाबाद में 50 रुपए का खरीदेंगे तो उसका 80 से 85% गुजरात के खेडूत को उसका भाव मिलेगा। भारत के बाकी राज्यों में भी कम से कम 70% या 70% मिलता है। अभी अगर आप कंपेयर करें जो जिसको हम बहुत डेवलप्ड इकोनॉमी कहते हैं, जिसको हम कॉपी करने की कोशिश करते हैं, यूरोप, यूएसए, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जो डेयरी में बहुत प्रगति पे है, वहां किसान को सिर्फ 30 से 35% ही मिलता है। मतलब भारत का किसान काफी अच्छी पोजीशन में है। पशुपालक, अच्छा, पशुपालक को कस्टमर का मैक्सिमम शेयर मिलता है। अब मुझे किसी कृषि उत्पाद की एग्जांपल दे दीजिए जिसमें किसान को 70 से 80% मिलता हो, वो भी घर बैठे, वो भी एक ऐसे उत्पाद पे जो जिसका दिन में 2 बार उत्पादन होता है, 2 बार बेचना पड़ता है, और जिसकी शेल्फ लाइफ पेरिशेबल है, 2 से 3 घंटे में आपको बेचना पड़ेगा। जी, तो काफी पशुपालकों को कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, इसमें जो पशुपालक बहुत वनरेबल है, पर जो भारत में सहकारिता का मॉडल है दूध में, गुजरात में तो बहुत फैला हुआ है पिछले 75 साल से, या भारत के बाकी राज्यों में, उसकी वजह से किसान को 70 से 80% मिल रहा है। प्राइवेट सेक्टर को भी कंपटीशन में आके वही भाव देना पड़ता है। तो यहाँ कहीं पे एक विन विन सिचुएशन आ जाती है। देखिए, इसमें एक और भी फायदा है जी, सिर्फ किसान को ही नहीं फायदा, कस्टमर को भी फायदा है। अच्छा, हाँ, कैसे? क्योंकि देखिए आज भारत में किसान को दूध का भाव सबसे ज्यादा मिल रहा है विश्व में, और कस्टमर को सबसे कम प्राइस दे रहा है। हाँ, क्यों? आज अगर मैं 40 रुपए का दूध लेता हूं तो मैं 50 रुपए में बेचता हूं, ठीक है। बिल्कुल। फॉरेन में वही दूध वो 30 रुपए का लेके 100 रुपए में बेचता है, तो बोथ आर लूजर। कमा कौन रहा है? रिटेलर, बड़े बड़े रिटेलर, जैसे भारत में भी थोड़े आए हैं, वो रिटेलर है, या बड़े बड़े मल्टीनेशनल्स। जी, भारत में कमा रहा है या किसान, बचा रहा है कस्टमर, या छोटे छोटे जो दुकानदार दूध या दूध के प्रोडक्ट्स बेचते हैं। अमूल में 10 लाख है, वो बेचारों की दाल रोटी चलती। हाँ सर, जिस तरह से बात होती है दूध की, तो एक मिलावट की भी बातें आती हैं। अमूल ने हर मिलावट से अपने आप को दूर कैसे रखा है? कोई टेस्टिंग करते हैं, कोई टीम बना के रखी है? देखिए, पहली बात तो देखिए किंजल जी, ये जो मिलावट की बात है, ये मीडिया ने हाईली एग्जैगरेटेड कर रखी है। पर होती है ना सर? देखिए, मिलावट हर चीज में होती है। हाँ, है, ऐसा नहीं कि दूध में ही खाली होती है, पर जो बताया जाता है जी, पर अमूल प्रोडक्ट्स में मिलावट हो ही नहीं सकती। कारण क्या है? हमारे 4 जगह टेस्टिंग होती है। बिल्कुल। जब मंडली में दूध आएगा उस वक्त दूध की क्वालिटी चेक की जाती है, और मिलावट के लिए बहुत ही एडवांस इलेक्ट्रॉनिक टेस्टिंग मशीन लगा रखी है। अच्छा, फिर वही दूध जब ठंडा होके टैंकर में, प्लांट में, डेयरी प्लांट में पहुंचता है कि रास्ते में तो कोई गड़बड़ नहीं, फिर उसकी चेकिंग होती है। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये जो मिलावट वाला पूरा स्कैम है, उसके अंदर इंटरनेशनल एलिमेंट्स कुछ ज्यादा ही एक्टिव हैं। आपने कभी कुछ नहीं नहीं, देखा ऐसा है? कुछ नहीं है सर। नहीं, इंटरनेशनल एलिमेंट मिलावट में नहीं है, पर ऐसे झूठे न्यूज को बहुत वायरल करने में या पब्लिसाइज करने में जो इंटरनेट, ये फायदा है कि भारत में अगर दूध की मिलावट के न्यूज बढ़ेंगे तो भारत, हमारा कुछ दूध भारत में इंपोर्ट हो जाएगा, या दूसरे जो दूध के कंपटीशन में प्रोडक्ट वो कहते हैं हमारे ज्यादा बिकने शुरू होंगे। पर मैं बता दूं, लोग बोलते हैं कि आपने कास्टिक सोडा से, यूरिया से दूध बनाया, वो गलत है। अच्छा, क्योंकि जैसे ही आप किसी ज्यादा केमिकल वाला मिला हुआ कोई चीज लेंगे तो आपको मुंह में रखते ही टेस्ट पता चलेगा, आप उसकी चाय नहीं पी सकते। अच्छा, तो ये मतलब मैं कह रहा हूँ, अगर कहीं गुजरात में तो देखो चांस नहीं है, कुछ राज्यों में जहाँ पे कोऑपरेटिव्स नहीं है, ऑर्गेनाइज सिस्टम नहीं,
वहाँ डेफिनेटली मिलावट होती है, पर सबसे ज्यादा मिलावट पता है दूध में क्या होती है? क्या? पानी की। तो वो इतनी हेल्थ वाइज खराब नहीं है। अच्छा, ये मिलावट चलेगी? नहीं, मिला वो भी कहेगी अगर मैं हमारी बात नहीं कर रहा हूँ, जो बेचारा दूध देने आता है वो कस्टमर कहता है मुझे तो 30 रुपए लीटर दूध चाहिए, हाँ। वो बेचारा 40 रुपए में खरीद रहा है, हाँ। तो वो तुरंत 15 रुपए का पानी डाल देगा, तो वो भी खुश और कस्टमर भी खुश। उसको उसके रेट में मिल गया, इसको उसके वो रेट में मिल मिला गया। मतलब हेल्थ के लिए खराब नहीं है मिलावट। हम लोग कुछ मिलावट अच्छी है। हाँ, पर वो गलत है। अच्छा, वो गलत, ये आप मानते हैं कि हाँ, कुछ गलत, चीजें बिल्कुल, गलत बिल्कुल। हैं? सर, और भी बहुत सारे मेरे सवाल हैं, पर હાલમાં એક સમય થયો છે વિરામનો। બ્રેક બાદ ફરી એકવાર આપ સૌનું સ્વાગત છે। सर, आपसे जानना भी चाहूंगी मैं कि अमूल जो आनंद से स्टार्ट हुआ था, अब सिर्फ गुजरात में नहीं है, अमूल अपनी ब्रांच देश में हर जगह पे धीरे धीरे बढ़ा रहा है। क्या आपके विजन है, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं? देखिए, अमूल हम पिछले 11 साल से एक 3E स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं। जी एक्सपेंशन, एक्सपेंशन, एक्सपेंशन। जी। एक्सपेंशन इन मिल्क प्रोक्योरमेंट के संकलन। गुजरात में हम काफ़ी पूरे गुजरात में फैल चुके हैं, ग्रोथ आ रही है, पर जिस हिसाब से मार्केट बढ़ रही है तो गुजरात पूरा फीड नहीं कर पाता था। जी। दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता में। तो हम 2010 में हमने गुजरात के बाहर से दूध का संकलन शुरू किया। आज तकरीबन 45 लाख लीटर, तकरीबन 16-17% दूध हम गुजरात के बाहर से राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल से बहुत अच्छा दूध ले रहे हैं। अभी लेटली हमने बिहार, झारखंड और नॉर्थ ईस्ट में असम से शुरू किया अमूल का मॉडल। गांव में जाके मंडली बनानी किसानों की, उनके पूरा ऑटोमेटिक मिल्क कलेक्शन सिस्टम बनाना, कंप्यूटराइज सिस्टम, वही टेस्टिंग का दूध लेके, और जो गुजरात के किसान को, खेडूत को दूध कम मिलता है वही उनको देना, और वही पास के किसी भी प्लांट में लेके जाना, क्योंकि अमूल के प्लांट आज भारत के सब बड़े शहरों में हैं। आप यूपी में भी कुछ कर रहे हैं, अभी कुछ नई जी हाँ, कोशिश कर रहे हैं? यूपी में हमने ऑलरेडी 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर दिया है। जी। हमारा कानपुर में एक बहुत मॉडर्न प्लांट है 5 लाख लीटर का, लखनऊ में है 5 लाख लीटर का, अभी वाराणसी में हम लगा रहे हैं 5 लाख लीटर का, फिर हम यूपी में एक भागपत और हापुड़ के पास एक प्लांट लगा रहे हैं। सभी जगह एक्सपेंशन हो रहा है, क्योंकि दूध तो सभी जगह है और कंज्यूमर सभी जगह है। ओनली इनको लिंक करना है, और ऐसा लिंक करना है कि दोनों खुश रहे। अच्छा, आंध्र प्रदेश में भी कुछ कर रहे हैं आप? डेफिनेटली वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने हमको बोला है कि आंध्रा में, देखिए आंध्रा में दूध का उत्पादन गुजरात के बराबर है। अच्छा। और वहाँ पे भी भैंस का दूध है, तो वहाँ पे भी पर उन्होंने, वहाँ पे पशुपालकों को भी दाम जैसे चाहिए वैसे नहीं मिल रहे हैं। देखिए जब तक कोई किसानों की अपनी संस्था दूध का प्रोक्योरमेंट शुरू नहीं करेगी तो किसान को दूध का भाव अच्छा नहीं मिलेगा। वहाँ लोग कर रहे हैं, पर प्राइवेट संस्था है। जी। तो अगर अमूल जाके या कोई भी कोऑपरेटिव जाके सिर्फ 10% भी दूध ले ले, जी, तो बाकी 90% का दूध का भाव अच्छा हो जाएगा। तो सर, अभी जो पूरा देश का इकोनॉमी है उसके अंदर कहीं ना कहीं जो कोऑपरेटिव सेक्टर है एक स्ट्रॉन्ग पार्ट में आ चुका है। बिल्कुल। देखिए भारत, मैं कहता हूँ भारत एक 3S कंट्री है। यस। 3S क्या? स्मॉल प्रोड्यूसर या किसान, छोटा ट्रेडर्स और छोटा कस्टमर, SSS, स्मॉल स्मॉल स्मॉल। इनको अगर आपको जोड़ना है, तीनों का फायदा करना है, तो कोऑपरेटिव वे ऑफ डूइंग बिजनेस इज द बेस्ट मॉडल। इसीलिए मेरे ख्याल से भारत सरकार ने सहकारिता का दिल्ली में अलग मंत्रालय बनाया, और उस मंत्रालय की भागदौड़ भी आदरणीय प्रधानमंत्री ने अपने बेस्ट, सबसे पावरफुल, वही सवाल पे ही आ रही थी, मिनिस्टर को दी। तो कोऑपरेटिव जो है किसी भी बिजनेस में सक्सेसफुल होते हैं जिसमें छोटे किसान, छोटे वर्कर्स, छोटे ट्रेडर्स, छोटे आर्टिजन मिलके अपनी सर्विसेज
या प्रोडक्ट एग्रीगेट करें, उसको कॉमन प्लेटफॉर्म पे लेके उसको वैल्यूएट करें और उसकी खुद मार्केटिंग करें, तो ये छोटे लोगों का फायदा होगा। जी सर, मैं आपसे समझना भी चाहूँगी कि जिस तरह से आप कह रहे हैं फ़र्क है, जब शुरू हुआ था अमूल, पॉलिटिक्स तो तब भी था, पॉलिटिक्स तो अब भी है, किस तरह से इस पॉलिटिक्स को एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट मैनेज किया जाता है? देखिए वो तो मैं तो देखिए एक नौकर हूँ और हमारा बोर्ड को रिपोर्ट करते हैं। बोर्ड देखिए हमारा जो इसमें बोर्ड, एक मैं बता दूं, मेरा 40 साल का रोल रहा है, 40 साल में अपना मैं आपको 40 साल का अहम रोल रहा देखिए, है। और मैं चाहूंगी कि मैं आप अभी सच जवाब बताएं बहुत इसमें। अच्छा आपने प्रश्न पूछा। देखिए मैंने 40 साल काम किया और अभी पिछले 11 साल से सीईओ या एमडी हूँ जी। मेरा जब इंटरेक्शन होता है भारत के नामी ग्रामी कंपनी मल्टीनेशनल से होता है। मैं बता दूं, जो हमारे बोर्ड पे जो किसान है या पशुपालक है, नेचुरली किसी पॉलिटिकल एफिलिएशन, उनका जो ट्रस्ट और फेथ प्रोफेशनल्स में होता है, जितनी इंडिपेंडेंस एक एमडी अमूल को एक कोऑपरेटिव में मिली है, अगर मैं वही एमडी किसी मल्टीनेशनल में होता, मुझे इतनी फ्रीडम, फेथ, कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट नहीं मिलता। लेकिन देखिए, आप भले माने या ना माने, पॉलिटिकल प्रेशर तो रहते ही हैं। और जबकि अमूल जैसी ब्रांड है, मतलब कोई भी ब्रांड पे, और जब सहकारिता पूरा विभाग अलग हो गया है, तो किस तरह के प्रेशर आते हैं, थोड़ा सा बताइए। देखिए प्रेशर आप कहीं पे भी रहो, आप किसी भी कंपनी में काम करो, आपके जान पहचान वाले जो भी आपके पास कोई नौकरी के लिए आएगा, कोई कहेगा कि हमको ये काम दे दो, कोई ये पार्टी को दे दो, पर अमूल में जो भी डिसीजन होते हैं प्योरली मेरिट बेस पे होते हैं। मैंने देखा है बड़े से बड़ा पॉलिटिशियन हो, बड़े से बड़ा ब्यूरोक्रेट्स हो, अगर आप उसको एक्सप्लेन कर दें कि क्यों ये हो सकता है या क्यों नहीं हो सकता, वो मान जाते हैं। तो पॉलिटिकल प्रेशर आता है कि नहीं आता है? नहीं, बहुत ही नॉट एनी वे रिलेटेड टू द बिजनेस। एक वक्त था कि जो स्ट्रॉन्ग पॉलिटिशियन होते थे वो कोऑपरेटिव सेक्टर में आते थे। अब वक्त बदल गया है कि जो कोऑपरेटिव सेक्टर में स्ट्रॉन्ग बनता है वो पॉलिटिक्स में स्ट्रॉन्ग हो जाता है। किस तरह से दोनों चीजों को आप देखते हैं? नहीं, देखिए अब जो भी मानिए, कोऑपरेटिव मास बेस्ड है। अगर आप मासिस के लिए कुछ अच्छा करेंगे तो आपके लिए पॉलिटिकल कैरियर अच्छा है। तो हर आदमी सोचता है कि मैं कोऑपरेटिव में जाके सक्सेसफुल हो गया, कहीं गेटवे बन गया है कोऑपरेटिव सेक्टर। दोनों अभी देखिए दोनों तरफ से होता है। बिकॉज कोऑपरेटिव में अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपका नाम अच्छा हो जाएगा, और क्योंकि इसमें आपका कनेक्शन एवरी डे है। बाकी जगह आप 5 साल में 2 साल में वोट एक बार मांगने जाते हो, ठीक है ना, काम आप पूरा करते हो, पर इसमें तो आपको डेली परफॉर्म करना पड़ेगा। अच्छा, तो आप इतने सालों से हैं अमूल के साथ, 40 साल का आपका एक्सपीरियंस रह गया है, काफ़ी सारे पॉलिटिशियन को, पॉलिटिक्स को आपने देखा होगा। भले आप हमारे कैमरे के सामने इस चीज़ को नहीं बोलेंगे खुल के, आपको कभी ये नहीं लगा कि मैं थोड़ा सा जरा पॉलिटिक्स में चला जाऊँ, थोड़ी सी कोशिश वहीं पर भी कर लूँ? देखिए मैं आपको पॉलिटिक्स और प्रोफेशन आप बात की, देखिए डॉक्टर वर्गीस कुरियन 60 साल यहाँ रहे आनंद में, वो केरला के थे। उनको माना जस्ट उनकी कॉम्पिटेंस के कर प्रोफेशनल, ना कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए थे या किसी के कहने से थे। मैं पंजाब के गांव में जन्मा, मुझे यह नौकरी दी और नीचे से ऊपर लेके आए। क्यों? अगर पॉलिटिक्स होती तो किसी दूसरा अपना किसी आदमी को बिठा देते। इतनी बड़ी 53,000 करोड़ की संस्था में कोई भी अपने आदमी को बिठाना चाहेगा जी। कैसे इस जगह को आपने मेंटेन करके, अच्छा आपकी जगह मेंटेन करने के लिए कभी लड़ाई करनी पड़ी, कभी संघर्ष करना पड़ा कि वो एज यूजुअल? बिल्कुल नहीं, संघर्ष करने पड़ते हैं। कई बार ऐसे लोग आ जाते हैं जो आपने बोला ऐसे मंशा वाले, ऐसे ऑब्जेक्टिव, तो उनके लिए क्लीन करना पड़ता है। पर लेट मी टेल यू, मेरा ये एक्सपीरियंस है कि अगर कोई कोऑपरेटिव जैसे अमूल अच्छी चल रही है, सबको अच्छा कर रही है, कोई भी समझदार पॉलिटिशियन ये चाहेगा कि ये संस्था आगे जाए। वो इंटरफेयर नहीं करते,
बल्कि हमको प्रोटेक्ट करते हैं, तभी तो बढ़ रहा है। अब ये बताइए, आज हम वर्ल्ड की बेस्ट ऑफ द मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट को compete करके उनसे आगे जा रहे हैं, तो डिसीजन कमर्शियल बेस ही होंगे। जी पार्टी पॉलिटिक्स बेस पे तो आप डिसीजन ले नहीं सकते कमर्शियल। सर, अभी बहुत सारी बातें और भी करनी है, परंतु हालમાં સમય થયો છે એક વિરામનો। ઇન્ટરેસ્ટિંગ વિડીયોઝ જોવા માટે આપ TV9 ગુજરાતીના YouTube ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી શકો છો અને સાથે જ બેલ આઇકન અચૂક દબાવશો। એટલું જ નહીં, TV9 ગુજરાતીના ફેસબુક પેજને પણ આપ લાઇક કરી શકો છો અને ટ્વિટર અને ઇન્સ્ટાગ્રામ આ બંનેને ફોલો કરવાનું ન ભૂલશો।